गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन की प्रासंगिकता पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी रचना अपने युग और समाज से जुड़कर ही प्रासंगिक बन पाती है। जिस वर्ग को हमेशा से दबाया कुचला गया, उनका आक्रोश इसके माध्यम से बाहर निकला। यह आत्मकथा भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को दर्शाती है। समाज के इस अंग को अछूत माना गया था। शहरों में आज भी यह हालात थोड़े कम हैं, छिपे हैं, पर गांव में यह आज भी भयंकर रूप में जाहिर है। आत्मकथा को पढ़ते हुए हमारे दिलो दिमाग में कितनी उलझने हुई, यह बयान करना मुश्किल है, लेकिन यह दलित चेतना के उद्देश्य से लिखी गई आत्मकथा बेहद प्रासंगिक है। इस आत्मकथा की शुरुआत होती है जब लेखक का पिता स्कूल जाता है और उस स्कूल में वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार होता है। पहली बार लेखक के जो पिता हैं वो स्कूल के मास्टर से इसलिए लड़ जाते हैं कि शिक्षा और समानता का अधिकार मिलने के बावजूद सवर्ण बालकों के साथ उनके बच्चे को पढ़ने से रोका जाता है और इसके बदले पूरा पूरा दिन स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। इस कथा की भाषा थोड़ी उबड़ खाबड़ हमें लग सकती है, पर वह भाषा बेहद चोट करने वाली है। एक पैराग्राफ देखिए। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका और चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो। यह कक्षा से बाहर फेंक देने वाला प्रसंग बेहद वास्तविक चित्रण है। इसके अलावा इस उपन्यास में, आत्मकथात्मक उपन्यास में, कई ऐसे प्रसंग हैं जो इस तरह से भाषा की शक्ति को दर्शाते हैं। इलाके के प्रभावशाली जाति से जुड़े सुखदेव के घर बेटी की शादी के वक्त उस नन्हे बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां को अपमानित किया गया। तब उनकी मां उस रात गोया दुर्गा बन गई और उसने त्यागी को ललकारा था। एक शेरनी की तरह वे वहां से अपने बच्चों के साथ निकल गई थी। इस बगावत के बाद उनकी मां ने कभी भी उस शख्स के घर का रुख नहीं किया। नन्हे बालक के मन पर अपने अनपढ़ माँ बाप की यह बगावत जो अभिभूत करने वाली थी, वह उस परिवार से थे जहाँ साफ सफाई का पेशा था और ऐसे जीवन के लिए वे अभिशप्त थे जो दूसरों पर आधारित था और अछूत माना जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने माता पिता के माध्यम से वह चीज़ें सीखी, जैसे कि बगावत, और वो यह छाप उन पर छूट गई और इन्हीं छाप ने उन्हें तमाम मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी प्रदान किया। शिक्षा पाना जिस जाति के लिए सपना था, उन्होंने वहीं अपमान सहकर शिक्षा पाई। दलित समाज की निगाह में भारतीय समाज की व्यवस्था दोषी है। कहीं न कहीं समाज में फैले इन गलत संस्कारों ने शिक्षित अशिक्षित सभी को बांटा है। आर्थिक स्थिति का भेद हमें इतना छिन्न भिन्न नहीं करता जितना जातिगत भेद। सलाम की प्रथा जातिगत हीनता का बोध जो है वह भीतर तक रोक देता है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को सभी बड़े घरों में सामान मांगने के लिए जाना होता था। वह सभी वहां जाकर निम्न जातियों में यह आज भी प्रचलित है। इस प्रथा से जातीय अहम की पराकाष्ठा होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को अधिकार तो दिलवा दिए, मगर उनके जीवन में आज भी ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वह कड़वे अनुभव का साक्षात्कार कराती रहती है। इस आत्मकथा में आक्रोश के स्वर हर जगह हैं, लेकिन यह भी सच है कि बार बार किया गया अमानवीय व्यवहार पीड़ितों और दलितों की आवाज बन ही जाता है और यही आवाज इसकी प्रासंगिकता भी सिद्ध करती है।
ज्योतिबा फुले ने कहा था, गुलामी की यातना को जो सहता है वही जानता है, और जो जानता है वही पूरा सच कह सकता है। यह भी वैसे ही है जैसे जलने का अनुभव राख ही जानती है और कोई नहीं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने अपने सृजन से साहित्य में सम्मान और स्थान पाया है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर मर्मस्पर्शी रचना रच सकते थे। जूठन इसका प्रमाण है। आज की इस प्रासंगिकता कितनी है, यह हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक दलित होने के नाते उनकी आत्मव्यथा यह आत्मकथा कहती है। इसके लेखन के बारे में जो हम देखते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को और 2013 में देहरादून में इनका निधन हो गया था। साधारण बालक की तरह ये अपने घर में पाले गए, पोसे गए और एक अछूत परिवार में पैदा होने के कारण इनको वो सब सुविधाएं नहीं मिली जो सामान्य बालकों को मिलती हैं। सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में उनका बचपन बीता था। पढ़ाई के लिए भी कई तरह के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कष्ट और उत्पीड़न उन्होंने झेले थे। जब वह कुछ दिन महाराष्ट्र में रहे तो दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन उन्होंने किया, जिसका उनकी रचना दृष्टि में बहुत प्रभाव दिखता है। दलित जीवन की जो पीड़ाएं हैं, असहनीय और अनुभव दग्ध चित्रण उन्होंने अपनी रचना में किया है। वो कई गालियों का प्रयोग भी रचना में करते हैं। जो उस वर्ण में पैदा होता है उसका क्या है उसका वर्णन करते हैं और दलित आत्मव्यथा क्या होती है उसे मार्मिक तरीके से जूठन में अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने खुद कहा है, दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके, एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने लिखना शुरू किया। तमाम कष्ट, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं का एक बार फिर से हमने जीवन जिया। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उघेड़ते हुए कई बार लगा, कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लग सकता है। जूठन सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा नहीं है, बल्कि वह दलित समाज का भोगा हुआ सच है, जहां जाति व्यवस्था की खतरनाक खाई है और वहां से आने वाली दर्दनाक चीखें भी हैं। जूठन जातिगत उत्पीड़न और अति दलित समाज के संघर्ष का आख्यान है। यह आत्मकथा नहीं, अतीत की घटनाओं और पीड़ादायी अनुभवों से उपजी कराह है, जहां यातना में भयावहता के साथ लेखक ही नहीं, समाज और समय भी उपस्थित है। जूठन की जो कथा वस्तु है वह भी बहुत चौंकाने वाला है। बचपन के दिनों को याद करते हुए वे लिखते हैं, कैसे उनके माता पिता दोनों हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, पर उसके बाद भी दोनों समय खाना मुश्किल से मिलता था। उनकी माँ कई तथाकथित ऊंचे घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी और बदले में मिलता था रूखा सूखा, जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। उसी को खाकर गुजारा करना पड़ता था। कई दिनों तक खाने का भी लाला पड़ जाता था और जो काम करते थे वह घृणित कार्य माना जाता था, लेकिन पेट की भूख शांत करने के लिए यह सब करना पड़ता था। एक प्रसंग का वर्णन है जो दलित समाज की हकीकत को बयान करता है। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी।
यह जो व्यवस्था है, यह जो खाने की प्रक्रिया है, वह झूठ नहीं है, वह कल्पना नहीं है, वह आज भी कई गांवों की सच्चाई है। जूठन दलित जीवन की मर्मान्तिक पीड़ा का दस्तावेज है। जीवन की सुख सुविधाओं और तमाम नागरिक सहूलियतों से वंचित दलित जीवन की त्रासदी उनके व्यक्तिगत से लेकर घर परिवार, बस्ती और पूरी सामाजिक व्यवस्था तक फैली हुई है। दलितों के जीवन यथार्थ को लेखक की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बा वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजालों में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघट काढ़े, दोशाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बे वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े और गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित वो सारी चीजें यहाँ पर निपटाई जाती थी। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध कि मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यही था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। आत्मकथा की इन पंक्तियों से ही इसकी कथा और कथ्य की मार्मिकता का अनुमान हम सब लगा सकते हैं। धन्यवाद।